में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। Ago, we had 100. I told this story yesterday. We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने दागी 111 मिसाइल है। ये ट्रंप का बयान है, लिटरली ये ट्रंप का बयान है। वीडियो आपके सामने लगा। इस समय E20 के नाम पर जो स्कीम हो रहा है, खेल हो रहा है, हम इस पूरे खेल को इस टाइम में ब्रेक डाउन करने वाले हैं और इन तमाम चीज़ों की शुरुआत MP से हो चुकी है। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया से पहले वो इंडोनेशिया के दौरे पर थे और इस ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और देश पे वो दौरे पर जाएंगे। कहा यह जा रहा था कि जो पैसिफिक ओशन है उससे रिलेटेड ये दौरा होगा, लेकिन कुछ और बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीचेज आ रही है ना, ये सुनेंगे तो आप मज़े से गदगद हो जाएगा आपका दिल। खैर जो कुछ भी है, पहले मैं E20 के खेल को समझूं, लेकिन हिंट के तौर पर कुछ और ख़बरों को मैं बता दूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस वक्त अगर मुझे पूरी दुनिया में अगर विश्व गुरु का खिताब अगर किसी देश को देना होता तो मुझे लगता है कि ईरान से बेहतर देश वो कोई नहीं हो सकता है। ईरान से बेटर देश कोई नहीं और ईरान से ज़्यादा हिम्मत वाला देश कोई नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ईरान में तो इतने बड़े हमले हुए हैं और इतने सारे लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं और आप कह रहे हैं कि उनसे बड़ा खिताब मैं किसी को नहीं दूंगा। तो आइए ज़रा इस खेल को समझते हैं। पूरी खबर और पूरी कहानी क्या है, इस कहानी को समझते हैं। सबसे पहले E20 के नाम पर जो खेल हो रहे हैं, पहले आप इस खेल को समझिए। दोस्तों यहाँ पर MP में इथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ का चावल घोटाला हो चुका है। जी हाँ, 1160 करोड़ का चावल घोटाला हो चुका है और इन तमाम चीज़ों में बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं निकलकर। अब ये बड़े बड़े नेता का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन आइए ये जो 1160 करोड़ की जो चावल थी, ये पूरी की पूरी चावल किस लिए, किस पर्पज़ के लिए था, पहले आप इसे समझिए। पूरी कहानी मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूंगा और पढ़कर भी बताना चाहूँगा। कहते हैं मध्य प्रदेश में इथेनॉल बनाने के नाम पर करीब 1160 करोड़ रुपये में सरकारी चावल घोटाले का मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 5 लाख मैट्रिक टन सरकारी चावल का बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने के बजाय फिर से सरकारी गोदाम में पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि यह फोर्टिफाइड चावल था जो कुपोषित बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तैयार किया जाता था। इस मामले में इथेनॉल प्लांट संचालकों, राइस मिलर्स और कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का आशंका जताई गई है। मेरा सवाल यह है दोस्तों कि हमारे भारत में इतने सारे बच्चे कुपोषित के कारण मर जाते हैं, इतनी सारी महिलाएं जो इस वक्त हमारे देश के अंदर में खाने पीने को मोहताज, और कई बार तो वो जान से भी हाथ धो बैठती है। मगर इन तमाम चीज़ों और इन तमाम खेल के बजाय आप इथेनॉल पर फोकस कर रहे हो। हमारे देश में इथेनॉल उनके लिए और पेट्रोल उनके लिए है जिनके पास अपनी गाड़ी है, और जाहिर है जिनके पास गाड़ी होंगे उनके पास खाने को भी होगा। मगर चावल उनके लिए है जिसके पास कुछ नहीं है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। मेरा कहना यह है कि इथेनॉल मिला हुआ, चाहे वो E20 हो या E85 हो, हालांकि बताएं आपको कि E85 भी लॉन्च कर दिया गया है। अब कुछ पैसे वो सस्ते होंगे, ये खबर है। मैं ऐसे ही अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा। E85 इथेनॉल वाला पेट्रोल अब मार्केट में आ चुका है। अब मैंने जो बात कही है आपको कि इस समय में पेट्रोल उनके लिए है जो लोग, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, चाहे वो E85 हो, चाहे वो E20 हो, चाहे वो प्योर पेट्रोल हो। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है जिनके जेब में पैसे, घर में चावल, घर में खाने को है। लेकिन चावल उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं दोस्तों। चावल उनके लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है घर में खाने को। अब सवाल ये है कि 1160 करोड़ के चावल का सौदेबाजी हो जाता है। अब बताइए कि भारत के अंदर लोग भूखमरी से ना मरे तो क्या खाकर मरेंगे? बताइए इन तमाम चीज़ों के
के बाद अगर बच्चे कुपोषित नहीं होंगे, बच्चों की हालत ख़राब नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? क्या बच्चे मौज में होंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अपने आप में, जिसे देखना होगा, जिसे समझना होगा। और भारत के वो मंत्री जो इस वक्त सत्ता में बैठ करके ये सारे खेल को अंजाम दे रहे हैं, उसे एक बार को ज़रूर मुग़ल हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए कि मुग़ल के काल में भी इतने कुपोषित लोग नहीं पाए जाते थे, बल्कि मुग़ल के काल में तो इसी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मगर आज सोने की चिड़िया तो छोड़िए, आज हालत ये हो चुकी है कि इस भारत में नफ़रत और भूख, गरीबी का हाल ये है कि लोग एक दूसरे का दुश्मन बने बैठे हैं। बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। आइए कुछ और भी तस्वीरें हैं जिस पर हम बात करें। इन तमाम बड़ी रिपोर्ट्स पर आप क्या सोचते हैं, इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मगर एक और बात मैं आपको बताया था शुरू में, सोचिए कि भारत के अंदर में हाल क्या चल रहा है। भारत में हर आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है। भारत में कल तक मस्जिदें सुरक्षित नहीं थी, अब जाकर चर्च भी सुरक्षित नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तरह की हिंसा वहाँ पर देखने को मिली है, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे पास खुद सबूत है। और सबूत क्या है, मैंने एक एक रिपोर्ट्स को यहाँ पर आपके सामने शेयर किया है। चर्च को तोड़ फोड़ किया जाता है, वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आज के टाइम पर अगर राम जी खुद होते तो मुझे लगता है कि अपने हाथों से ऐसे लोगों को चुन चुन करके सजा दिलवाते हैं। मगर पता नहीं ये लोग राम का नाम लेकर मस्जिदों को तोड़ते हैं, राम का नाम लेकर चर्च को तोड़ते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये कैसे राम भक्त हो सकते हैं। अब आइए कुछ और भी तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। यह है प्रधानमंत्री मोदी की एक स्पीच जो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चाहे आपके घर में दाल या चावल ऑस्ट्रेलिया का बनता हो, मगर तड़का उसमें देसी लगता है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। उसके पीछे तालियां बजा रहे हैं। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि जब भी ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी की स्पीचेज़ को सुनने जाते हैं तो उनको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है। मगर मुझे ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ों को प्राउडली बताया जाएगा कि हाँ, आपके घर में दाल और चावल का तड़का। सवाल ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में तड़का किसका लगता है, देसी लगता है या विदेशी लगता है। सवाल ये भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में तड़का कहाँ का लगता है। सबसे बड़ा अहम सवाल और मुद्दा ये है कि इस समय कितने भारतीय हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं, कितने भारतीय ऐसे हैं जो इस समय में बाहर विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। उनके पीछे जो उनका स्ट्रगल है, उनके पीछे जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनके पीछे उनकी परेशानियाँ हैं, ये कौन समझेगा। हम सिर्फ ये जो जज्बाती बातें हैं कि तड़का लगता है और चावल में तड़का लगता है, दाल में तड़का लगता है, तो इसमें तड़का नहीं, तड़का से काम नहीं चलेगा। फिर हमारे देश में वो तड़का कब लगेगा जिस तड़का से हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। हमें विदेश में जाकर तड़का लगाने का मन नहीं करता, अपनों को छोड़ करके विदेश में जा कर के और लोगों के साथ ये जो कॉम्पिटिटिव जो काम लोग करते हैं वो करने का मन नहीं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में ये जो देसी तड़का है ये कब लगेगा, हमारे देश के युवाओं को रोज़गार आखिर कब मिलेगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अपने आप में। अब आइए कुछ और भी बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट खबरों पर बात करते हैं। ये है सऊदी अरब और सऊदी अरब के शेख जिसने ईरान के हमले की निंदा की है। मैं क्यों ऐसे लोगों को लताड़ता हूँ, ज़रा आप इस खबर को गौर से देखिएगा। यह पूरी खबर अल अरबिया इंग्लिश की है, जिसमें यह पूरी खबर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। कहते हैं सऊदी अरबिया फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस कुवैत, ये जो पूरी खबर मैं आपको लगा दूँगा। ये कहते हैं कि जो कुवैत और बहरीन पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि हज़ारों लोग ईरान में मारे गए हैं। आंकड़े अगर आपके सामने रखूं तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हज़ारों लोग ईरान में मारे गए हैं। उनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। ठीक इसी तरह गज़ा में हज़ारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं। उनमें बच्चे शामिल हैं ज़्यादातर, अधिकतर, उनमें महिलाएं शामिल हैं अधिकतर। इन तमाम लोगों की मौत पर यही अल अरबिया के न्यूज़ प्लेटफॉर्म से और यही
सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं सामने आया? वो लोग जो सऊदी अरब के बाजू में रहने वाले लोग हैं, जैसे सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, ये तमाम लोग जब अपने घरों में पार्टियां कर रहे थे तब गज़ा के अंदर में लोग अपने कांधों पर लाशें उठा रहे थे। आखिर उस वक्त ये बयान और ये निंदा क्यों नहीं आया? छोड़िए, वो तो खैर दूर की बात है, आइए करीब की बात करते हैं। मैंने इस खबर को रिपोर्ट किया था आज से 2 दिन पहले। खबर आपने सुना होगा, अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं लगा दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने बताया था उसमें कि किस तरह से पहले अमेरिका ने धमकी दी। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान के लोगों को, ईरान के सभ्यता को, ईरान को ख़त्म कर देंगे और ये जो समय है, जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया, जो सीज़ फायर का समय था वो ख़त्म हो गया। अब हम ईरान पर ज़बरदस्त और ज़ोरदार हमला करेंगे। ये तमाम बयान खुद ट्रंप के ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, नेट पर मौजूद है, हमारे द फिट आउट पर भी मौजूद है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी अमेरिका ने हमले भी किए, मगर कोई निंदा ना OIC की तरफ से आया, ना सऊदी अरब की तरफ से आया, ना कुवैत की तरफ से आया, ना बहरीन की तरफ से आया, ना ओमान की तरफ से आया, ना जॉर्डन की तरफ से आया, किसी की तरफ से नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये निंदा सिर्फ ईरान के वक्त ही क्यों आते हैं? क्यों ये निंदा सिर्फ ईरान पर की जाती है, लेकिन सऊदी अरब पर हमला हो, किसी दुनिया के कोने पर हमला हो, वहाँ पर निंदा क्यों नहीं होता है? मुझे बताइएगा कि OIC जैसा संगठन आखिर ये कब हरकत में आएंगे और इन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे डलवाएंगे? पूरी दुनिया का नंबर 1 लिस्ट अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो पूरी दुनिया में आपको नज़र आएगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आतंक फैलाने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं। मगर इन तमाम लोगों पर बात करने से डरते क्यों हैं, मुझे ये नहीं पता। ये तो थी सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की खबर, मगर आइए इसी ईरान की ताकत को ज़रा समझिएगा। ईरान के बारे में मैंने कहा था कि अगर पूरी दुनिया में अगर मुझे किसी को अगर सुपर पावर कहना हो या किसी को अगर मुझे विश्व गुरु कहना हो तो मैं सबसे पहले ईरान को विश्व गुरु कहूँगा। और उसके पीछे रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। ये आपके सामने रिपोर्ट हो रहा होगा, ये रिपोर्ट आपके सामने है। अगर आपको सही से अगर आप दिख रहा हो, मैं पढ़कर दिखाना, मोबाइल स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा। यह है ईरान इंटरनेशनल की खबर। एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिस पर वी किल, समझ रहे हैं आप, ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल है जिसमें ट्रंप को मारने की धमकी दी जा रही है। सवाल यह है कि वो ईरान जिसने हज़ारों लोगों की कुर्बानी देकर भी झुकने को तैयार नहीं, मगर वो सऊदी अरब जिसने बिना कुर्बानी दिए ही झुक गए। तो मुझे याद है अच्छी तरह से अमेरिका के एक मंत्री जिनका बयान सामने आया था और उसको मैंने रिपोर्ट किया था। मुझे याद है वो कहते थे कि मेरे लिए न शिया मैटर करता है, न सुन्नी मैटर करता है, मेरे लिए न ईरान मैटर करता है, न सऊदी अरब मैटर करता है। अगर मेरे रास्ते में अगर कोई आया तो उसका अंजाम वही होगा जो इस वक्त ईरान का हो रहा है। इस बयान का सीधा सटीक जवाब ये है कि उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि आप कौन है, तुम कौन है, ये कौन है, वो कौन है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि आप मेरी ग़ुलामी कब तक करोगे। जिस दिन आप मेरी ग़ुलामी का पट्टा अपने गले से निकाल कर फेंकोगे उसी दिन हम आप पर चढ़ दौड़ेंगे। और ये कोई आम बात नहीं, बड़ी बात है दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब और ईरान में फ़र्क क्या है। ईरान और सऊदी अरब में फ़र्क यही है, ईरान इस ग़ुलामी को एक्सेप्ट नहीं करता। ईरान का पूरा सिस्टम अमेरिका बेस्ड नहीं है। आपने देखा भी 40 साल से तकरीबन उन पर सैंक्शन लगाए गए, मगर फिर भी ईरान सर्वाइव किया। सर्वाइव ही नहीं बल्कि ऐसा सर्वाइव किया कि उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, इजराइल को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी दुनिया को वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इंटेलिजेंस के मामले में अगर बात करेंगे तो पूरी दुनिया में आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, ईरान इतना एक्टिव है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करता है और उस पर वो एक्शन लेता है और जवाब देता है। मुझे बताइएगा क्या इस तरह का जवाब देने वाला कोई है दुनिया में? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई है। मगर अगर सुपर पावर के सामने अगर ईरान टिका हुआ है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों सवाल कई सारे हैं मगर उसका जवाब सिर्फ राहत इंदौरी के शेर से मिलता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब आइए ट्रंप के एक बयान जिस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में मजाक भी उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया के अंदर में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा चर्चे में भी इस चीज़ को रखा जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने दागी 111 मिसाइल है। ये ट्रंप का बयान है, लिटरली ये ट्रंप का बयान है। वीडियो आपके सामने लगा। by the Islamic Republic of Japan. दोस्तों नेटो के सम्मेलन के दौरान फिसली ट्रंप की जुबान। अब देखिए क्या कहना है
मैंने आपको एक बात बताया था, कल तक के वो ट्रंप जो सीज फायर को लेकर के बड़े एक्टिव थे और हम्बल थे, मगर अचानक से अचानक, हाँ ये शब्द मैं ऐसे ही नहीं बोला, अचानक से ट्रंप फिसल गए, बदल गए और वो लगातार ईरान की निंदा करने लगे। क्यों? ये आपको लगता होगा कि बड़ा ऐसे ही कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एक कारनामा है जो हमारे ये साहब की है। दोस्तों, इन तमाम तर बड़ी रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।